सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी तक कितने शेड्यूल थे? 6 शेड्यूल्स थे। सो ना अब क्या क्या कर दिया है कि जो 4 शेड्यूल थे एनिमल के लिए, 4 शेड्यूल थे एनिमल के लिए, 5वां वर्मिन था। वर्मिन में वो एनिमल डाले जाते थे जिनको आप मार सकते थे, जैसे नीलगाय हो गई, रैट हो गए, और जिन एनिमल को मार सकते थे, जैसे मंकीज़ हो गए, बहुत ज़्यादा ट्रबल करे तो उनको मार सकते थे, उनको 5th नंबर पे डाला जाता था। एंड 6th नंबर पे वो प्लांट जो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। और 2019 में क्वेश्चन भी था कि 6 शेड्यूल में क्या है। सो अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो 4 शेड्यूल थे एनिमल्स के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे लायन है, कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो जो एनिमल की 4 कैटेगरी होती थी, नाउ जो ओनली 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल, और जो प्लांट्स वाला है, प्लांट वाला रखा गया है, दीज आर प्रोहिबिटेड प्लांट। और एक और चीज़ ऐड कर दिया, स्पेसिमेन एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिया। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो फर्स्ट एवर लॉन बॉल में गोल्ड मिला है पहली बार, कहाँ पे? बिर्मिंघम 2022, ये कॉमनवेल्थ गेम्स। तो यहाँ पे हमें गोल्ड मिला है। लॉन बॉल्स में जनरली हमें नहीं मिलता था, तो टीम जीती है, इट वॉज लेड बाई रूपा रानी। रिमेंबर कॉमनवेल्थ गेम इस बार कहाँ पे रहे? बिर्मिंघम इन यूके। इस तरीके का गेम होता है, बॉल को फेंकना होता है। ये 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। इंडिगो कल्टीवेशन 20th सेंचुरी में डिक्लाइन हुई थी, ये मैं गलत करके आई थी, तो आई थिंक सही करके आई थी, आई जस्ट डोंट रिमेंबर। बट इसमें क्या था? ओके, हाँ, नए इन्वेंशंस आ गए, तो ये काफ़ी अनप्रॉफिटेबल हो गई थी। हाँ, सो इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन हुआ था 20th सेंचुरी में, बिकॉज नए इन्वेंशंस आ गए थे, सिंथेटिक ब्लू कलर आ गया था, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी। देयरफॉर इस कल्टीवेशन डिक्लाइन इन 20th सेंचुरी। जो वेलेस्ली था उसने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कब इस्टेब्लिश किया था, क्यों इस्टेब्लिश किया था? तो ही इस्टेब्लिश इट इन 1801, ऑलराइट, अराउंड दैट टाइम वेलेस्ली वॉज देयर एट दैट टाइम। और 1799 में सब्सिडियरी अलायंस स्टार्ट की थी, सब्सिडियरी अलायंस वेलेस्ली ने। और फोर्ट विलियम कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया था वेलेस्ली ने। क्यों? कि ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जैसे हमारा लबासना होता है, उसी तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज स्टार्ट किया था वेलेस्ली ने। लेकिन इसको बंद करवा दिया था ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज वो चाहते थे कि जो भी ट्रेन हो गए, जो लोग आए जो इंडिया को एडमिनिस्टर करें, वो ब्रिटेन में ही ट्रेन हो। तभी लोग लंदन से ट्रेन होकर आते थे, वहाँ पे कॉलेज था। सो आर्टिकल 122 अगर आता है, व्हाट इज आर्टिकल 122? तो ये बोलता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। तो पार्लियामेंट में आप कुछ भी करो, उनकी प्रोसीडिंग आप कोर्ट में नहीं डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज गिवन इन आर्टिकल 122। बेसिकली यही मतलब है कि पार्लियामेंट में वो कुछ भी बोले, फियर एंड फेवर, मतलब इस तरीके से डर के ना बोले कि हमारे खिलाफ केस चल जाएगा। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं वो क्वेश्चन नहीं की जा सकती, और ना ही कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो पार्लियामेंट में डिस्कस की जा सकती है। जब लाइक आप किसी जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते पार्लियामेंट में बैठ के, अनटिल उसका रिमूवल हो, वो अलग बात है। इम्पीचमेंट मीन्स रिमूवल हो रहा हो प्रेसिडेंट का, वो अलग बात है, बाकी आप नहीं कर सकते। तो इंडिपेंडेंस रहे एक दूसरे में। तो अभी केस आया था कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने 12 बीजेपी एमएलएस को 1 साल के लिए आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो सस्पेंशन कर सकती है, जो असेंबली का जो स्पीकर ही करता है सस्पेंड, तो वो कर सकता है ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। फॉर एग्जाम्पल सेशन चला, बजट सेशन, तो बजट सेशन में किसी ने ऐसा काम किया जिससे उसे सस्पेंड करना पड़ा, तो उसको सिर्फ आप बजट सेशन तक ही कर सकते हो, आप पूरी साल तक सस्पेंड नहीं कर सकते। तो जीएसटी कलेक्शन हमारा काफ़ी बढ़ रहा है भाई, 28% ऑन इम्पोर्ट्स। लंपी स्किन डिसीज़, अराउंड 25,000 वोमाइंस को इन्होंने अफेक्ट कर लिया। लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में पढ़ चुका है। इट हैज़ स्प्रेड टू अराउंड 25,000 वोमाइंस इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फैल रही है लंपी स्किन डिसीज़। सो इट इज़ अ कंटेजियस वायरल डिसीज़, और किसको अफेक्ट करती है? मेनली कैटल को अफेक्ट करती है। एंड किससे होता है? इसका वायरस का नाम है नीथलिंग वायरस। तो नेम ऑफ द वायरस इज नीथलिंग वायरस, एंड फैमिली है पॉक्स वेरिडे फैमिली ऑफ द वायरस। सो वायरस, ठीक है, इट ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट दैट फीड ऑन ब्लड इंक्लूडिंग मॉस्किटो। जैसे एक गाय है, एक गाय को मॉस्किटो ने काटा, उसी को दूसरे ने काट लिया, तो उस तरीके से है। ऐसे इंसेक्ट जो ब्लड पे लाइक ब्लड चूसते हैं, उनकी थ्रू ट्रांसमिट होता है, जैसे मॉस्किटो, फ्लाई स्टिक्स। एंड जब काऊ जब इन्फेक्ट हो जाती है तो उनके लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं, लाइक फोड़े बन जाते हैं स्किन में, एंड रनी नोज, फीवर्स, लेग्स स्वेल कर जाते हैं, एंड परमानेंट डैमेज हो जाता है स्किन को, डेथ भी हो जाती है। तो लंपी स्किन डिसीज मेनली कैटल को अफेक्ट करती है, कॉज इट्स अ कंटेजियस वायरल डिसीज एंड कॉज बाई नीथलिंग वायरस फ्रॉम पॉक्स वेरिडे फैमिली, एंड काफ़ी जल्दी फैलती है इन हीट एंड ह्यूमिडिटी।
तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ लंपी डिस्क इस डिसीज़ का? अफ्रीका में, एंड फिर अफ्रीका से आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इंडिया में, इस तरीके से स्प्रेड हुआ है लंपी स्किन डिसीज़ का। सो लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? 11वीं सेंचुरी में बना है, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। डेडिकेटेड टू लिंग है, लिंग मतलब शिवा को डेडिकेटेड है, एंड इज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ सिटी भुवनेश्वर। एंड इसको बिल्ड किसने किया था? वी मस्ट रिमेंबर सोमवंशी किंग ययाति वन ने 11वीं सेंचुरी में बनाया था हमारा लिंगराज टेम्पल। का नाम है सोमवंशी किंग ययाति वन। सो लिंगराज टेम्पल है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है यहाँ पे जाती है? उड़ीसा में महानदी रिवर, ठीक है। वहाँ पे लिंगराज टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है। इसको किसने बताया? सोमवंशी किंग ययाति वन, 11वीं सेंचुरी का बना हुआ है लिंगराज टेम्पल। तो ये है लिंगराज टेम्पल। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इज बिल्ड बाय सोमवंशी किंग ययाति वन। एंड किससे बना है? रेड स्टोन से बना है, एंड इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो उड़ीसा में कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। किससे बना? रेड स्टोन। इट इज मेड ऑफ रेड स्टोन एंड वाज मेड इन 11वीं सेंचुरी बाय सोमवंशी किंग ययाति। टेम्पल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। गर्भगृह, सैंक्टम सेक्टोरम, यज्ञशाला द हॉल ऑफ प्रेयर, भोग मंडप द हॉल ऑफ ऑफरिंग, नाट्य मंडप हॉल ऑफ डांस। या सो यू मस्ट रिमेंबर यज्ञशाला हॉल ऑफ प्रेयर, जहाँ पे प्रेयर होती है उसे यज्ञशाला बोलते हैं। भोग तो समझ में आ रहा, भोग लगाना, ऑफरिंग करना, नाट्य डांस करना, ये भी समझ में आ रहा। गर्भगृह जहाँ पे सैंक्टम सेक्टोरम मेन डेटी रखी जाती है मंदिर की। तो एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट याद करनी, यज्ञशाला जहाँ पे प्रेयर होती है इसको बोलते हैं यज्ञशाला। सो कॉम्प्लेक्स में 150 सब्सिडरी साइन, एक मेन श्राइन होगी, 150 से ज़्यादा सब्सिडरी श्राइन है, तो बहुत बड़ा टेम्पल है। वी हैव सीन वन इंपॉर्टेंट थिंग, यज्ञशाला हॉल ऑफ प्रेयर्स। एंड लिंगराज को बोलते हैं शंभू, सेल्फ ऑरिजिनेटेड शिवलिंग्स। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखा है कन्नौर में। सो अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखा गया है कहाँ पे? कन्नौर में। तो ये काफ़ी कंटेजियस फैटल एनिमल डिसीज़ है, एंड इससे क्या हो जाता है? हैमरेजिक फीवर हो जाता है। कहाँ पे? डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स में। तो इसमें हाई फीवर, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेमरेजेस इन स्किन एंड वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारे इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स होता है, मैनिफेस्टेशन होते हैं। हाईली कंटेजियस एंड फैटल डिसीज। अगर एक को हो जाता है, एक पिक को हो गया, सपोज पिक इसको हो गया, तो दूसरे को भी फैला देगा। तो इसलिए क्या होते हैं? कल कर देते हैं, मतलब मार देते हैं, हेमरेजिक फीवर हो जाता है। तो पहले इसको सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट किया था अफ्रीकन स्वाइन फीवर? तो सबसे पहले ये डिटेक्ट हुआ था इन अफ्रीका इन 1920s हिस्टोरिकली। तो जो आउटब्रेक देखे अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, कैरिबियन से देखा गया है। तो 2007 से काफ़ी कंट्रीज़ में देखा गया है, एंड अफ्रीका, एशिया, यूरोप की, एंड दोनों में हो जाता है, डोमेस्टिक या वाइल्ड पिग, दोनों में हो सकता है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब पहले डिक्लेयर किया था 1920s में अफ्रीका में, फर्स्ट टाइम 1920s, बहुत पुरानी है 1920 से अफ्रीकन स्वाइन फीवर। इसका मॉर्टैलिटी रेट 100% है। तो अगर हो जाता है तो कोई क्योर नहीं है, सीधे कल करना पड़ता है, एनिमल्स को मारना पड़ता है। एंड ह्यूमन बींग्स को थ्रेट नहीं है, ह्यूमन बींग्स पे नहीं फैलता अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अभी अमेंडमेंट हो रहे हैं ना माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। तो अब केरला गवर्नमेंट अपोज कर रही है इसके, क्योंकि इससे से पावर क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ चली जाएंगे। गवर्नमेंट इज अमेंडिंग माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसने राइट दे रखी है? तो लिस्ट 2 है, हमने देखा हमारे 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में क्या है? जो सेंटर जिस पे लॉ बना सकते हैं, लिस्ट 2 जहाँ पे स्टेट बना सकते हैं, लिस्ट 3 जहाँ पे दोनों लॉ बना सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट होती है हमारी। तो लिस्ट 2 में लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो लॉ बना सकती है मिनरल्स पे, तो वो पावर भी सेंट्रल लेने चाह रही है इसको चेंज करके। तो दैट्स वाई केरला गवर्नमेंट इज अपोजिंग, और केरला में बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। सो व्हाट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स? एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पोस्ट सोवियत नेशंस थ्रू यूरेशिया, जो पोस्ट सोवियत नेशन है, पहले जो यूएसएसआर के पार्ट थे वो इसके पार्ट हैं, CIS के, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये क्या करते हैं? इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में कॉपरेशन करते हैं। जैसे नाटो है वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन कुछ अच्छा बन नहीं पाया। तो यहाँ पे ये है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो अर्स्टवाइल USSR की कंट्रीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है? इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ पावर है ट्रेड, फाइनेंस, सिक्योरिटी, लॉ मेकिंग में, एंड ये क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम है उस पर भी कोऑपरेट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इनमें क्या अंतर है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में USSR की जो पुरानी कंट्रीज़ हैं, जो जब USSR था उसकी जो टूट के कंट्रीज बने उनके ग्रुप है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो UK की पुरानी कॉलोनीज है उनका ग्रुप है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर प्लस 1 ऑब्जर्वर स्टेट है, इसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट है, 9 फुल टाइम मेंबर है। तो इसमें 2 फाउंडिंग स्टेट्स थे, ठीक है।
तो ओरिजिनली साइन हुई थी 1991 में, जब यूएसएसआर टूटा था तो उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश किया। ओके, एंड तुर्कमेनिस्तान भी पार्ट है इसमें। यूक्रेन एसोसिएटेड था इन 1994, लेकिन अब यूक्रेन ने तो पुल आउट कर लिया था। सो तुर्कमेनिस्तान अभी देखें अभी भी पार्ट है, इसको एसोसिएट स्टेट बोलते हैं, ठीक है, 2005 से। एंड यूक्रेन 1994 में था एसोसिएट स्टेट, लेकिन यूक्रेन के डॉनबास टेरिटरी में रशिया ने इन्वेजन किया था तो उसने छोड़ दी थी। एंड जॉर्जिया 2008 में छोड़ दी थी जब रशिया जॉर्जियन वॉर हुआ था। तो जॉर्जिया एंड यूक्रेन छोड़ चुके हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की जो मेंबरशिप थी। सो मंगोलिया एक ऑब्जर्वर स्टेट है, मिस्टर मेंबर 9 फुल टाइम मेंबर है। मंगोलिया इज ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सो डीप माइंड क्या है, कंपनी है जो लंदन में बेस्ड है, उसको कौन ओन करता है, गूगल। तो उसने बोला है कि ये 3 डायमेंशन 3D स्ट्रक्चर बनाएगी 200 मिलियन प्रोटीन्स की यूजिंग अल्फा फोल्ड। तो 3D स्ट्रक्चर बनाएगी ऑफ मोर देन 200 मिलियन प्रोटीन्स यूजिंग अल्फा फोल्ड। एंड जो एंटायर प्रोटीन यूनिवर्स इसको, ठीक है, इससे एंटायर प्रोटीन यूनिवर्स नोन टू साइंटिस्ट टुडे, ठीक है। तो इससे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अच्छे से पता चल जाएगा। सो दे विल प्रिडिक्ट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मोर देन 200 मिलियन प्रोटीन्स यूजिंग अल्फा फोल्ड। डीप माइंड का यूज़ करके, डीप माइंड एक कंपनी है, वो अल्फा फोल्ड का यूज़ करके एक 3D स्ट्रक्चर बनाएगी प्रोटीन का। कितने प्रोटीन्स का, 200 मिलियन प्रोटीन्स। जो अल्फा फोल्ड है क्या, इट्स ए आर्टिफिशियल बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल। तो आर्टिफिशियल बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल है एंड कंप्यूटर सिस्टम पे काम करेगा, जैसे बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क, एंड इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन्स। और न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं, बहुत सारे डेटा यूज़ करते हैं, उनके पास बहुत सारे इनपुट होता है, उसको यूज़ करके वो आउटपुट निकालते हैं। जैसे हमारे लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको यूज़ करके हम कोई डिसीजन लेते हैं, वैसे ही डीप न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है, तो उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके वो कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बढ़ी अल्फा फोल्ड में, और उस तरीके से वो आर्टिफिशियल बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल की तरह काम करेगा। एंड व्हाट इज़ दिस, इस डीप माइंड कंपनी है जो लंदन में बेस्ड है एंड ओन बाय गूगल। वो अल्फा फोल्ड का यूज़ करके 200 मिलियन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कि जो हमारा नेशनल रोड एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी बन जाएगा, ठीक है, अब इसको बदल जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो एक ऑटोनोमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को चेंज करके बंद कर दिया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो पहले सिर्फ रेल पे फोकस किया जाता था, नाउ गति शक्ति विश्वविद्यालय विल फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक अदर ट्रांसपोर्ट एज वेल। So it will cover just beyond railways, will cover the entire transport sector and support growth and modernization in the field. जो पहला शिप है यूक्रेन ग्रेन का, ओडेसा पोर्ट से निकला है, मतलब अभी भी यूक्रेन एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। रशिया के ब्लॉकेट लगा दिया था, एक्सपोर्ट प्रिवेंट हो गया था, अभी ओडेसा पोर्ट से अभी यूक्रेन ग्रेन निकले हैं। सो ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है, गबरूटी से याद रखते हैं, गबरूटी 2 आ रहे हैं, राइट, गबरूटी 2 आ रहे हैं। तो जी फॉर जॉर्जिया, ठीक है, बी फॉर बुल्गारिया, आर फॉर रोमानिया, रशिया, ठीक है, यूक्रेन एंड टर्की। एंड यहाँ पे ओडेसा पोर्ट से यहाँ पे निकला है, तो ये मस्ट मेंबर, ये है यूक्रेन का ओडेसा पोर्ट, ये ब्लैक सी है, तो ओडेसा पोर्ट है। ये इस बॉडी को क्या बोलते हैं, ये ब्लैक सी और ये इसके याद ये बॉडी जो है, तो सी ऑफ अजोव बोलते हैं। तो ब्लैक सी है एंड दिस सी ऑफ अजोव यहाँ पे। सो व्हाट आर क्वाजर्स, सो एक रिमोट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल रही है, बहुत ही ब्राइट दिखते हैं, इनको क्वाजर्स बोलते हैं। सो रिमोट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एमिटिंग एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज क्वाजर्स। मार्च 1966 में एक वेनेरिया 3 सोवियत स्पेस प्रोब है, ये क्रैश लैंड किया है कहाँ पे, वीनस में, बिकमिंग अ फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच द सर्फेस ऑफ अनदर प्लानट। तो पहला स्पेस क्राफ्ट बना था दैट रीच द सर्फेस ऑफ अनदर प्लानट, दैट वाज ऑन वीनस, राइट, वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट। तो पहला स्पेस क्राफ्ट जिसने अनदर प्लानट पे टच किया था वो मार्स का नहीं था, वो वीनस पे था। एंड किसका था, सोवियत स्पेस का था, इसका नाम था वेनेरा 3। सो जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो किस किस स्टेट से जाती है, इस तरीके से होती है ना, इसका होता है 82.5 डिग्री। तो किस किस स्टेट से पास होती है, तो हम याद रखते हैं उमा को, या उमा AC चलते ही उड़ गई, ठीक है, उमा से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, यानी O से उड़ीसा, O से उड़ीसा। तो उमा को से याद रख सकते हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या उमा AC चलाते हुए ही उड़ गई।
तो वी कैन रिमेंबर इट लाइक दैट। तो 5 स्टेट से पास होती है। एक तो ये उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पे, इसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर हमारा होगा छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। हमें क्वेश्चन का आंसर करना है क्या इंडिया ने अपनी पोजीशन चेंज किया नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। सो क्वेश्चन है व्हाट आर द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन को करने के लिए तो पेपर इंडस्ट्री है, तो वो 0.9 बिलियन टन्स CO2 क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो अल्टरनेटिव मेथड हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मैजिकल गैजेट यूज़ किया है जो पेपर से पिंक क्या कर लेगी, जो इंक है सोख लेगी, तो फिर से आप उस पेपर को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ऑफिस पेपर की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि इंक है उसको फिर से सोख लिया, तो वही रीयूज़ हो सकता है पेपर। तो इससे CO2, तो इससे जो CO2 निकल रहा है वो कम हो जाएगा। यानी स्टील इंडस्ट्री 3 बिलियन टन ऑफ CO2 निकालती है हर साल। तो अल्टरनेटिव मेथड में यूज़ करते हैं, जैसे जो स्वीडन की एक कंपनी है साब, तो उसने वर्ल्ड का फर्स्ट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड स्टील प्रोड्यूस किया है। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होगी तो वो भी एब्जॉर्ब हो गई। तो इसमें विंड टरबाइन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ है, रिन्यूएबल पावर का यूज़ किया है स्टील प्रोड्यूस होने में इंस्टेड ऑफ कोल। तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री का देखा जाए 2.5 बिलियन CO2 निकालती है। तो H2S बिल्डिंग, एक रेल फॉर्म H2 ने एक इज बिल्डिंग अ वियाडक्ट इन इंग्लैंड जो सैंडविच ऑफ किससे बनी है, सैंडविच ऑफ सीमेंट एंड स्टील। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मटेरियल यूज़ किए हैं। तो मेनली है कि CO2 कम करना है। प्लास्टिक इंडस्ट्री भी 1.8 बिलियन टन CO2 यूज़ करती है। तो यहाँ पे जो कंपनी है कहाँ पे, नीदरलैंड में, अवेंतियम, ये बोले वर्ल्ड की पहली प्लांट बेस्ड प्लास्टिक उन्होंने बनाई है। तो एक कैंपेन है कोस्टल क्लीन अप कैंपेन। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एंड जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के जो कोस्टल स्टेट में, उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें मतलब वर्क करना है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने बोला है दूसरी मिनिस्ट्री से कि विल हैव टू वर्क ऑन दिस कंट्री वाइड कोस्टल क्लीन अप कैंपेन। तो वी मस्ट रिमेंबर ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की जो है उसका नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का नहीं है, इट इज़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो इसमें कंफ्यूज कर सकता है, कोस्टल क्लीन अप कैंपेन हमें लग सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की होगी, बट इट इज़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कोस्टल क्लीन अप कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो एक सीरीज से 75 दिन का कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने स्टार्ट किया कोस्टल बीचेस को क्लीन करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का। तो इसमें क्या करा जाएगा, मरीन लिटर, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ को, सेग्रीगेशन एट सोर्स, वेस्ट मैनेजमेंट। तो कैंपेन क्या होगा, इट विल कल्मिनेट इनटू इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। कब खत्म होगा, 17 सितंबर को, अभी भी चल ही रहा है। तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। सो बिहेवियरल चेंज लेके आना मासेस में कि प्लास्टिक किस तरीके से मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। तो इट इज़ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 17 सितंबर, उस दिन ख़त्म होगा। इको मित्रम क्या है, इको मित्रम एक तरीके से मोबाइल ऐप है, ठीक है। इको मित्रम एक मोबाइल ऐप है जिसमें ये लोग हैं वॉलंटरी रजिस्टर करा सकते हैं कोस्टल क्लीन अप कैंपेन। जो कैंपेन किसका है, इट इज़ कैंपेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। 17 तारीख तक चलेगा, 17 सितंबर। इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली, इसका नाम इंटरनेट इन इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट किसने निकाली है, तो इट इज़ रिलीज बाई इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो उसने बताया कि जो अगर देखा जाए तो अभी कितने 692 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं, इनमें 351 रूरल एरिया से, 341 अर्बन एरिया से। मतलब रूरल एरिया से जो यूज़र्स है वो ज़्यादा है नंबर में, बिकॉज रूरल एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। एंड इसे बोला है कि 2025 तक ये जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 900 मिलियन अराउंड। वी मस्ट रिमेंबर रूरल एरिया में ज़्यादा लोग हैं, 350 मिलियन, एंड अर्बन एरिया में 341 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं। तो 346 मिलियन लोग ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। एंड जो ज़्यादातर किसका पड़ा है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से देयर इज अ 51% इंक्रीज इन द डिजिटल ट्रांजेक्शन इन द 2 ईयर। चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, मेल ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है इंटरनेट, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, टॉप 3 एक्टिव जहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इंडिया में बात करें तो गोवा में, सबसे कम बिहार में। तो लार्जेस्ट पेनिट्रेशन इन गोवा एंड लीस्ट इन बिहार। सो हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश इन 1956। उसके 2 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, PMLA एक्ट ऑफ 2002 एंड फेमा एक्ट ऑफ 1999, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अभी न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने, इनका नाम है संजय अरोड़ा। 1988 के तमिलनाडु के IPS ऑफिसर हैं। इस नेम इज संजय अरोड़ा, इज न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा।
तो जो इलाहाबाद म्यूजियम है यूपी में, एंड ही विल शो केस अ गैलरी ऑन आज़ाद। आज़ाद जो है उनके लिए म्यूजियम शोकेस किया जाएगा। तो उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? एल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क है, वहाँ पे तो ब्रिटिश पुलिस से लड़ते हुए इन 1931। तो उनकी डेथ कब हुई थी? 1931। काको ओरिजिनल कांड में कब इन्वॉल्व हुआ था? 1924। काफ़ी साल बाद, 6 साल बाद, 6-7 साल बाद उनकी डेथ हुई है इन एल्फ्रेड पार्क इन प्रयागराज। तो जो आज़ाद की पिस्तौल थी, ठीक है, वो भी दिखाई जाएगी। इसको बोलते हैं बमतुल बुखारा, वेपन दैट स्पिट्स फायर, जो आग निकालती है। ऐसी बंदूक, क्योंकि जो बंदूक होती थी उसको बोलते थे बमतुल बुखारा। आदाल की जो कोल्ड पिस्तौल है उसको बोलते थे बमतुल बुखारा, वेपन दैट स्पिट्स फायर। सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम? तो आरबीएस आता है किससे रिलेटेड हो सकता है? रीजनरेटेड ब्रेकिंग वर्क किससे आए? तो इट इज़ रिलेटेड टू, so it is basically used in electrical vehicles. A regenerative braking system used in automotive application has several advantages like braking, better parking efficiency, stop and go traffic. It enhances the economy. So this is regenerative braking work. Regenerative braking. अरुणोदय स्कीम, ठीक है, यहाँ पे असम में अरुणोदय स्कीम है असम में। तो अरुणोदय स्कीम के अंदर पैसे मिलते हैं वुमेन को। तो यहाँ पे 18 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए हैं नेशनल फ्लैग बाय करने के लिए। सो वी मस्ट रिमेंबर अरुणोदय स्कीम कहाँ की है? असम की है। ओके, तो इसमें जो असम गवर्नमेंट है वो 1000 रुपये मॉनेटरी बेनिफिट देती है इकोनॉमिकली वीक वुमेन को। एक तरीके से यूबीआई की तरह कुछ इकोनॉमिकली वीक वुमेन को 1000 रुपये देती है, मॉनेटरी बेनिफिट देती है। तो अभी 18 रुपये और दिए गए जो झंडे खरीदने के लिए। तो सुलूसी न्यूज़ में था, तो सुलूसी कहाँ है? बोर्नियो के नॉर्थ में। तो यहाँ पे बोर्नियो है, तो बोर्नियो के नॉर्थ में सुलूसी इन द पैसिफिक ओशन।